प्यारे बच्चों, आज हम लेखक राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखा गया यात्रा वृतांत लहसा की ओर का दूसरा भाग पढ़ेंगे। लेखक आगे कहता है कि शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार जीभ निकाल कुछ कुछ एक पैसा कहते भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लंकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचे। हम समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। यहाँ श्वेत शिखर का अर्थ है बर्फ की सफ़ेद चोटियाँ। लेखक कहता है कि वहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच में जहाँ डकैत चोर आदि से अपना धन और अपने प्राणों की हानि होने का जो डर था, जो खून होने का डर था, उसकी परवाह हमें नहीं थी, कारण हम भिखारी के रूप में गए थे। और जहाँ कहीं हमें लगता कि ये डाकू हो सकते हैं, हम अपनी टोपी उतार के और जीभ निकाल के कुची कुची यानी दया दया एक पैसा यानी भीख मांगने लगते। और वे सोचते कि ये तो भिखारी हैं, इनके पास कुछ नहीं होगा और इस तरह हमें कोई खतरा नहीं होता था। आगे हमें पहाड़ की ऊंची चढ़ाई चढ़नी थी, इसलिए मैंने अपने साथी सुमति से कहा कि भाई ऊपर चढ़ने के लिए 2 घोड़े कर लो, उस पर सामान भी रख लेंगे और उसके ऊपर बैठ के चढ़े चलेंगे। और हमने ऐसा ही किया और हम डांडे के ऊपर जा पहुँचे। लेखक 17-18 हजार फीट की ऊंचाई पे खड़ा था। वहाँ दक्षिण की तरफ पूरब से पश्चिम की तरफ हिमालय की हजारों सफ़ेद चोटियाँ जो थी वह अब जा चुकी थी। आगे लेखक कहता है भेटे की ओर देखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। ना वहाँ बर्फ की सफ़ेदी थी, ना किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद एक और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। यहाँ भीटे शब्द आया, जिसका अर्थ टीले के आकार सा एक ऊंचा स्थान, टीले के जैसा एक ऊंचा सा स्थान, उसको कहते हैं भीटे। तो यह लेखक कह रहा है कि भीटे की ओर देखने वाले जो पहाड़ थे वो बिल्कुल नंगे थे, यानी कि उन पर बर्फ नहीं पड़ी हुई थी और ना किसी प्रकार की उन पर हरियाली थी, क्योंकि ऊंचाई ज़्यादा हो रही थी। इसके अलावा लेखक कहता है कि अब वे वहाँ पे उनको एक ऐसा स्थान दिखाई दिया जहाँ सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता की जगह थी और वहाँ पत्थरों का ढेर, जानवरों के सींग, रंग बिरंगे कपड़े की झंडियाँ आदि वहाँ लगे हुए थे। लेखक कहता है कि जब चढ़ाई पर चढ़ा तब तो जरूर कठिनाई हुई थी, लेकिन अब चढ़ाई से उतरते समय उतनी दिक्कत नहीं हो रही थी, उतनी कठिनाई अनुभव नहीं हो रही थी। लेखक आगे लिखता है, मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं डॉन क्विक्सो की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले 1.5 मील चला गया। आगे एक घर में पूछने से पता लगा कि लंकोर का रास्ता दाहिने वाला था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा।
4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था तो सुमति इंतजार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है और अब तो वह पूरे गुस्से में थे। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया। तो यहाँ लेखक ने बताया कि लेखक का जो घोड़ा था वो बहुत धीरे चल रहा था। लेखक ने पहले तो सोचा कि वह हो सकता है चढ़ाई की थकावट के कारण धीरे चल रहा होगा। लेखक उसे मारना नहीं चाहता था और इस तरह से घोड़ा एक तो इतना धीरे चल रहा था कि लेखक को ये नहीं पता चल रहा था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। ऊपर से एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे, यानी 2 रास्ते दिखाई दिए। अब लेखक को पता नहीं था कौन से रास्ते जाना है, तो उन्होंने अपने अनुमान से बाएं वाला रास्ता पकड़ लिया और वहाँ 1.5 मील तक चले गए। ये तो अच्छा हुआ कि वहाँ एक घर मिला। वहाँ उन्होंने पूछा तो पता चला कि उन्होंने गलत रास्ता पकड़ लिया। उन्हें दाहिने वाले रास्ते से जाना था और वापस उस रास्ते से आए। अब 4-5 बजे के करीब जब वो वहाँ पहुँचे तो सुमति गुस्से में लाल हो रहा था। लेखक कहता है, मंगोलों का मुंह तो वैसे ही लाल होता है और अब तो वह गुस्से में था तो और लाल हो रहा था। और सुमति ने गुस्से में कहा कि मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया और तुम अब आ रहे हो। तो यहाँ कंडा शब्द आया। ये गाय भैंस के गोबर से बने उपले होते हैं जो ईंधन के काम आते हैं। लेखक कहता है, मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र। देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। लंगकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया गया, रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। तो यहाँ लेखक ने अपने देरी से आने का कारण अपने मित्र को बताया कि उनका घोड़ा बहुत धीरे चल रहा था। उनको तो लगता था कि वे रात को पहुँचेंगे, लेकिन फिर भी वो पहुँच गए। और इस तरह से जितनी जल्दी सुमति को गुस्सा आता है उतनी जल्दी वह ठंडा भी हो गया। अब लेखक को लंगकोर में अच्छे यजमान मिले। उन्होंने पहले चाय सत्तू खाया और उसके बाद रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला, उसका भोजन किया। तो यहाँ थुक्पा चित्र में दिखाया है। इस तरह से उनको वहाँ पर गर्मा गर्म थुक्पा मिला। लेखक आगे कहता है, अब हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है तिंगरी समाधिगिरी। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बौद्ध गया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बौद्ध गया का गंडा बना लेते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपये दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार किया। यह गंडा का अर्थ है मंत्र पढ़कर गांठ लगाया हुआ धागा या कपड़ा, चीरी फाड़ी हुई। लेकिन कहता है कि अब वहाँ जहाँ पहुँचे तिंगरी समाधिगिरी, तो वहाँ आसपास के जो लोग थे वहाँ सुमति को जानते थे। और सुमति क्या करता था, कपड़े की पतली पतली फाड़ी हुई जो बत्तियाँ होती थी उनके गंडे बनाकर उन लोगों को देता था, पैसे में बांटता था। अगर मान लो वो ख़त्म हो जाते तो बौद्ध गया से लाए कपड़े अगर ख़त्म हो जाते तो वह कोई भी कपड़ा फाड़ लेता और उसके गंडे बना लेता था, यानी उनको ख़त्म नहीं होने देता था। अब सुमति अपने यजमानों के पास जाना चाहता था, लेकिन लेखक ने उसे इसलिए नहीं जाने दिया कि अगर सुमति चला गया तो वह हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे और तब तक लेखक क्या करेगा। इसलिए लेखक ने सुमति को अपने यजमानों के पास गंडे बांटने के लिए मना कर दिया कि आप वहाँ मत जाओ, जहाँ हम रुकते हैं उस गांव में गंडे बांट लिया करो।
और जब हम लहासा पहुंचेंगे तो मैं इसके बदले में तुम्हें रुपये दे दूंगा। सुमति ने इस बात को मान लिया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई ना मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढांक लें तो गर्मी खत्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं, ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीज़ें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यहाँ भरिया शब्द आया, जिसका अर्थ है भार ढोने वाला। यात्रियों के सामान को लेकर ऊंचाई पर सामान को पहुंचाने वाले जो लोग हैं, मदद करने वाले लोग हैं, जो पैसे लेकर यह कार्य करते हैं, उनको भरिया कहते हैं। तो लेखक ने दूसरे दिन भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन नहीं मिले। तो लेखक कहता है कि सुबह चलते तो ज़्यादा अच्छा था, अब 10-11 बजे की तेज़ धूप में चलना पड़ रहा है और तिब्बत की धूप तो वैसे ही बहुत कड़ी होती है, बहुत तेज़ होती है। यद्यपि अगर थोड़ा सा मोटा कपड़ा हम सिर पे ढक लें तो गर्मी खत्म हो जाती है। और इस तरह से लेखक और सुमति ने अपने पीठ पर अपनी अपनी चीज़ें लादी और डंडा हाथ में लेकर चल पड़े। लेखक कहता है, यद्यपि सुमति के परिचित तिंगरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे। इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों, जिनको विहार भी कहते हैं, के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार खेती खुद भी कराता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के कुछ आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु, जो नमसे भी कहलाता है, बड़े भद्र पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था, जिसमें कंजुर यानी बुद्ध वचन के अनुवाद की हुई पुस्तकें की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं लगा। तो लेखक ने बताया कि यद्यपि तिंगरी में भी सुमति के पहचान के लोग थे और वहाँ हम रुक सकते थे, लेकिन मैंने सुमति से किसी और व्यक्ति से मिलने का बहाना बनाकर हम शेखर विहार की ओर चल पड़े। अब वहाँ के बारे में लेखक ने बताया कि तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी हुई है। ये जागीरदार खुद भी अपनी खेती खुद कराते हैं, जिसके लिए उनको मजदूर बेगार पर मिल जाते हैं। यद्यपि जागीरों का ज़्यादातर जो हिस्सा है वो मठों के हाथ में है। खेती का इंतजाम देखने के लिए कोई भिक्षु भेजा जाता था और वह कई जागीरों के लोगों को मिलाकर उनके ऊपर राजा से कम नहीं होता था। यानी जागीर के कुछ आदमियों के लिए वो राजा से कम नहीं होता था। अब शेखर की खेती का जो मुखिया था भिक्षु, वह एक बहुत सभ्य व्यक्ति था, जो लेखक से बहुत ही प्रेम से मिला। यद्यपि लेखक कहता है कि मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उनको ख्याल करना चाहिए था, लेकिन फिर भी वो मेरे से अच्छे से मिले, क्योंकि लेखक का भेष भिखारी का था। अब लेखक कहता है वहाँ एक अच्छा मंदिर मिला, जिसमें कंजुर यानी बुद्ध वचन के अनुवाद की हुई हस्तलिखित 103 पोथियाँ यानी पुस्तकें रखी हुई थी और लेखक उनको पढ़ने के लिए वहीं आसन लगा के बैठ गया। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तिंगरी गांव वहाँ से बहुत दूर नहीं था। हमने एक एक अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। अब लेखक ने बताया कि वहाँ बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में जो 103 पोथियाँ यानी कि हस्तलिखित पुस्तकें रखी थी,
उनमें एक एक पोथी यानी कि पुस्तक का 15-15 सेर वजन था और लेखक उनको पढ़ने में लीन हो चुका था, लेखक उनमें रम गया था। उसी समय सुमति ने अपने यजमानों के पास जाने के लिए लेखक से पूछा, तो अब की बार लेखक ने सुमति को यजमानों के पास गंडे बांटने के लिए जाने की अनुमति दे दी। उसका कारण यह था कि लेखक अब की बार पुस्तकों को पढ़ने में रम गया था और लेखक ने सोचा था कि सुमति 2-3 दिन बाद वापस लौटेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर को वापस आ गया और इस तरह से तिंगरी गांव वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए सुमति वापस जल्दी आ गया। अब लेखक और सुमति ने अपना अपना सामान पीठ पर लादा और भिक्षु नमसे से विदा लेकर वहाँ से चल पड़े। इस प्रकार यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।